नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 8 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी इन ए परफेक्ट गैस। तो आज हम सिंपल क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि किसी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। एक वर्ड आया यहाँ पर, क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेटेड एक वर्ड है। जैसे मान लिया हमारे घर में हम 4 सिबलिंग हैं और मेरे पापा 20 टॉफी लाए, तो प्रत्येक सिबलिंग को मैं कितनी टॉफी दूंगा, 5 टॉफी दूंगा। तो प्रत्येक सिबलिंग को 5 टॉफी देना, ये क्या है, एक टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है। उसी तरीके से जो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी होती है उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखो कैसे, अगर मैं थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूं, मान लिया मेरे पास 2 वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी v1 है और एक वेलोसिटी कितनी है, v2 है। तो मेरे पास क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी, वेलोसिटी की रेंज होगी फ्रॉम v1 टू v2। तो v1 से v2 के बीच में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लाई करेंगे, या फिर इन 2 वेलोसिटी के बीच में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लाई करेंगे, उसी को मैं क्या बोल दूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी बोल दूंगा। और इसी को हम क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। ये बात समझ में आई आपको। नाउ अब आपको यहाँ पर एक फील आ रही होगी, अगर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी v1 और v2 के बीच में लाई कर रही है, यहाँ से हमको क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि यानी जो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। तभी तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना इन दोनों के बीच में। अगर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो सब मॉलिक्यूल की वेलोसिटी या तो v1 होती या v2 होती। मैं कह रहा हूँ कि मॉलिक्यूल की वेलोसिटी की क्या है, एक रेंज है। इसका मतलब हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। या बोल सकते हैं मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या हो सकती है, एक पर्टिकुलर रेंज में वेरी कर सकती है, या बोलते हैं रैपिडली चेंज हो सकती है। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि मॉलिक्यूल की वेलोसिटी चेंज क्यों हो रही है। देखो सिंपल सा आंसर है, मान लिया हमारे पास कोई एक परफेक्ट गैस है, या बोल सकते हैं कोई एक गैस है, और गैस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं इधर उधर इधर उधर, ठीक है। एंड ड्यूरिंग दिस रैंडम मोशन वो क्या कर रहे होते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ उस गैस को जिस कंटेनर में रखा हुआ है उस कंटेनर की दीवार से भी मॉलिक्यूल क्या करते हैं, टकराते हैं। और उस टकराने के दौरान मॉलिक्यूल की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में तो चेंज आता ही आता है, साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन में भी क्या आता है, चेंज आता है। यानी अब देखो जो टकराहट होगी या जो कोलिजन होंगे बहुत तेज तेज होंगे। जैसे मेरे पास कोई एक मोल अगर गैस है तो उस 1 मोल गैस के अंदर लगभग 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, एंड दे मॉलिक्यूल आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन ऑल्सो कोलाइड विद ईच अदर। तो जो कोलिजन होंगे वो क्या होंगे, बहुत रैपिड होंगे। अगर कोलिजन बहुत रैपिड होंगे तो वहां पर जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो भी क्या होगा, बहुत तेज तेज होगा। तो तेज तेज मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। तब यहां पर ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि किसी पर्टिकुलर रेंज ऑफ वेलोसिटी में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। अगर मैं इस चीज को, ये रेंज मैंने क्या लिखी है, v1 से v2 लिखी है, अगर मैं इसी को और प्रिसाइसली बोलूंगा तो मैं बोलूंगा व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द वेलोसिटी रेंज v2 v प्लस dv। यहाँ पर जो dv है ये क्या है, इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन वॉल्यूम, सॉरी वेलोसिटी है। आई बात समझ में। तो इस रेंज में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लाई करेंगे, इसी को आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और ये जो चीज मुझे बताएगी कि इस रेंज में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लाई करेंगे, उस लॉ को हम क्या बोल देते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोल देते हैं। ये हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने दिया, और उस मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन को हमने क्या बोला, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोला। ये बात समझ में आई, ओके। थोड़ा बहुत अगर समझ में आया इंट्रोडक्शन क्या है आज के हमारे टॉपिक का, तो क्या करो, फटाफट से रोज करो, कॉपी पेन निकालो और हेड डालो क्या, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और उसके आगे ब्रैकेट में इस तरह से लिख देना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी इन ए परफेक्ट गैस। और थोड़ा बहुत जो ऊपर का इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारा रहेगा वो मैंने यहाँ पर लिख के चला हूँ। देखो मैं एक बार पढ़ता हूँ, क्या लिखा हमने, लेट अस कंसीडर वी हैव ए परफेक्ट गैस हैविंग टोटल n नंबर ऑफ पार्टिकल। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, n है, ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन। हम सब जानते हैं वो रैंडम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, एंड दे आर कंटिन्यूसली कोलाइडिंग विथ ईच अदर। कंटिन्यूसली नहीं बोलेंगे, दे आर कोलाइडिंग बोलो, ठीक है। They are colliding with each other and also with the wall of container at any time and temperature t। किसी एक टाइम पर और किसी एक टेम्परेचर t पर the velocity representation of molecule is shown in following figure। देखो कैसे दिखा सकते हैं हम इसको। मान लिया मेरे पास क्या है, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, किसी एक आर्बिट्री शेप के
कंटेनर में मैंने क्या रखी हुई है, गैस रखी हुई है, और जो मैं डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, गैस के मॉलिक्यूल हैं। नाउ अभी तो इन मॉलिक्यूल को अगर मेरे को अगर वेलोसिटी दिखानी है, एंड वी ऑल नो दैट वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड एनी वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई ए एरो। किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो एरो की लेंथ होती है वो किसको बताती है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताती है, और जो एरो का हेड होता है वो किसको बताता है, उस वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है। सिमिलरली अगर अज्यूम करूं कि ये जो मेरे पास मॉलिक्यूल है इसकी वेलोसिटी क्या है, ये है, और ये किसको दिखा है, डायरेक्शन को दिखा रहा है। सिमिलरली मान लिया इसका वेलोसिटी क्या है, कुछ ऐसे हैं, ठीक है। सिमिलरली मान लिया इसकी वेलोसिटी क्या है, ऐसे है। सिमिलरली मान लिया इसकी वेलोसिटी कितनी है, ऐसे है। सिमिलरली इसकी वेलोसिटी ऐसे है, इसकी वेलोसिटी ऐसे है, इसकी वेलोसिटी ऐसे है, इसकी वेलोसिटी ऐसे है, एंड इसकी वेलोसिटी ऐसे है। देख लो कोई एरो क्या है, लंबे हैं, कोई एरो क्या है, छोटे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो मॉलिक्यूल है किसी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ज़्यादा है और किसी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या है, कम है, तभी यहाँ पर जो एरो हैं वो भी क्या हैं, छोटे और बड़े हैं। तो इस तरीके से मेरे को यहाँ पर ये क्या हो गया, वेलोसिटी रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल होगा, कि मॉलिक्यूल के बाद जो वेलोसिटी है किसी एक इंस्टेंट पर वो इस तरीके से। ऑब्वियसली बात है ये वेलोसिटी चेंज हो जाएगी जैसे ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से टकराएगा, फिर वो मॉलिक्यूल माना इधर कुछ भागने लग गया तो वेलोसिटी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी एक मॉलिक्यूल या बोलते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, वह पूरा बना लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे करो, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ओके, नाउ इन दिस डायग्राम वी कैन सी दैट कि each molecule is moving in random direction and when they collide with each other then there will be a rapid change in the velocity of molecule। तो ऐसे नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखा, पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा, और इसके नीचे ऐसे लिखो, पॉइंट बना के नहीं लिखते तो ऐसे लिख के चलो, since molecule are colliding with each other, since molecules are colliding with each other, so velocity of molecule, velocity of molecules will change, will change, will change rapidly। जो मॉलिक्यूल होंगे उनकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या कर रही होगी, रैपिडली चेंज कर रही होगी। तब यहाँ पर ये जरूरी हो जाता है कि किसी एक पर्टिकुलर रेंज की वेलोसिटी में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लाई कर रहे होंगे, ये जानना बहुत जरूरी होता है, ताकि हम कुछ न कुछ यहाँ से निकाल सकें। मॉलिक्यूल के बारे में अगर हमको कुछ भी बात बोलनी है तो यहाँ ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि किसी एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ वेलोसिटी में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लाई कर रहे हैं। सो here it is necessary to find, here it is, ये होने के बाद तो हम अगली लाइन लिखो, here so it is important to find number of molecules in a velocity range v to v plus dv। ठीक है, एक वेलोसिटी की रेंज क्या है, v से v प्लस dv है, जहां dv क्या है, इनफाइनिटेसिमल चेंज इन वेलोसिटी है। ठीक है, dv इज वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। अगर मैं वेलोसिटी को मान लिया, पहले अगर मैं खाली आर्बिट्री बोलूं, पहले मेरे पास कितना है 1 मीटर पर सेकंड है, वैसे तो इतनी छोटी होनी, दे आर मूविंग विथ वेरी हाई स्पीड। पहले मान ला 1 मीटर पर सेकंड है और ये माना क्या है, v है, v इक्वल टू इतना है, तो v प्लस dv जो है वो कितना है 1.0001। ठीक है, दिस थिंग इज dv विच इज वेरी वेरी स्मॉल। ओके, तो इस पर्टिकुलर रेंज में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लाई करेंगे ये जानना क्या हो जाता है, हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है। ओके, नाउ अब कैसे निकालेंगे फिर इसको, टू डू दिस लेट मी डू सम। अब यहां पर से क्या होगा, एक मैथमेटिकल वर्क होगा बहुत खतरनाक तरीके से। देखो क्या होगा, देखो ये सारे क्या हैं, वेक्टर हैं, है या नहीं, ये सारे वेक्टर हैं। नाउ मैं क्या कर सकता हूं, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर वी कैन शिफ्ट ऑल दीज वेक्टर पैरेलली। मैं क्या करता हूं, इन सारे वेक्टर को
पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं। उनको रोटेट नहीं करना है, क्या करना है, पैरेलली शिफ्ट करना है। और पैरेलली शिफ्ट करने पर वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आता है, यानी वेक्टर का जो मीनिंग पहले था वही मीनिंग बाद में रहेगा। हमने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, इन सारे वेक्टर को मैं पैरेलली क्या कर सकता हूं, शिफ्ट कर सकता हूं। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं वेक्टर को क्या कर रहा हूं, पैरेलली शिफ्ट कर रहा हूं, मॉलिक्यूल अपनी जगह है, ठीक है। नाउ टू डू दिस let me shift above velocity vector to a single point, ठीक है। और शिफ्ट कैसे करना है, शिफ्टिंग पैरेलली, जैसे ब्रैकेट में लिखो कैसे, शिफ्टिंग पैरेलली, ठीक है। पैरेलली शिफ्ट करना है, यानी उनके डायरेक्शन में कोई ओरिएंटेशन वहां पर नहीं करना है, ठीक है, शिफ्टिंग पैरेलली। अब देखो किसी भी एक को ले लो, इसको उठा के लिया मैं, मान लिया ये मेरे पास क्या है, वो सिंगल पॉइंट है, ठीक है। इनमें से किसी भी वेक्टर को, इसको उठाओ, यहाँ से पैरेलली उठाओ, ऐसे करो और इस पॉइंट पर ले आओ, तो दिस इज माई एक वेक्टर, एक वेलोसिटी वेक्टर ये हो गया। अब इसको उठाओ, फिर यहाँ से ऐसे लाओ, यहाँ पर रख दो, तो दिस इज, ये मेरे पास सेकंड हो गया। इस तरीके से, उस तरीके से छोटे वाले को उठाओ तो यहाँ से ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। उस तरीके से इसको उठाओ, ये कैसे आ जाएगा, ऐसे कुछ आ जाएगा। उस तरीके से किसी और को उठा दो, इसको उठा लो या फिर इसको उठा लो, ये कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। या फिर आप किसी को भी उठा लो। देखो अब मैं यहाँ पर से एक करके तो करूँगा नहीं, तो मैं आर्बिट्री कुछ भी ड्रॉ कर दूँ, ठीक है। लाना आप कर सकते हो, आप इसको उठा के यहाँ पर लाओ पैरेलली, फिर यहाँ पर रख दो, फिर इसको उठा के यहाँ लाओ पैरेलली, ऐसे रख दो, फिर इसको यहाँ से उठा के लाओ, ऐसे रख दिया मैंने, फिर इसको मैं यहाँ से उठा के लाया, फिर यहाँ मैंने इसको ऐसे रख दिया, ठीक है, यूँ करके। अब यहाँ पर आर्बिट्री कर देता हूँ, ठीक है, समझ रहे हो आप बात। तो मैंने क्या किया, एक वेलोसिटी वेक्टर मान लिया, ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। सिमिलरली एक ये हो गया, उस तरीके से एक ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर एक और ड्रॉ कर दो, एक ये थोड़ा सा अंदर जाके ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। और एक ये हो गया ना, और फिर यहाँ पर एक और ड्रॉ कर दो, यूँ करके एक ये हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से एक ये हो गया। तो दीज ऑल आर वेलोसिटी वेक्टर, जो मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर ये थे, उनको मैंने क्या किया, पैरेलली शिफ्ट किया और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक इस पॉइंट को ओरिजिन लेते हुए एक वेलोसिटी स्पेस ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। आप थोड़ा बहुत टेक्निकल वर्ड आ रहे हैं। अब वेलोसिटी स्पेस क्या होता है, घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे हमने पढ़ा हुआ है, अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, ये मेरे पास क्या है, एक स्पेस है, दिस इज एक्स एक्सेस, या बोलते हैं दिस इज एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। तो ये क्या है, मेरे पास एक्स वाई जेड स्पेस है। अगर मैं इस x को vx से रिप्लेस कर दूं और इस y को मैं vy से रिप्लेस कर दूं और इस z को मैं vz से रिप्लेस कर दूं, देन इट इज वेलोसिटी स्पेस। तो इसे हम क्या बोल देंगे, वेलोसिटी स्पेस बोल देंगे, ठीक है। तो यहां मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट को ओरिजिन मानते हुए एक वेलोसिटी स्पेस ड्रॉ कर रहा हूं। करूं ड्रॉ, तो इसे मिटाता हूं, एक वेलोसिटी स्पेस ड्रॉ करता हूं। देखो ध्यान सुनने वाली बात है। तो मान लिया दिस इज माई एक्स एक्सेस, इसे मैंने क्या, सॉरी वी एक्स एक्सेस, और यहाँ की ओर क्या हो जाएगा, ये दिस इज माई वी वाई एक्सेस, और ऊपर की ओर क्या हो जाएगा, वी जेड एक्सेस। तो मान लिया ये मेरे पास क्या है, यहाँ वी जेड एक्सेस। अब ये थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा मेरे को। तो दिस इज माई वी जेड एक्सेस, ओके। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। आप जगह बनाना, ठीक। तो ये क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पर इसको हमने ओरिजिन मानते हुए एक मैंने क्या खींच दिया, यहाँ पर एक क्या बोलते हैं, वेलोसिटी स्पेस ड्रॉ कर दिया ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वेलोसिटी स्पेस में इसको सेंटर मानते हुए यहाँ पर एक स्फीयर ड्रॉ कर रहा हूं। देखो किया मैंने स्फीयर ड्रॉ, ध्यान सुनना बात को। मैंने क्या किया, यहां पर एक इस तरीके से एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, किया। ये देखो, नाउ दिस इज ए स्फीयर, लेट अस से द वेलोसिटी ऑफ दिस स्फीयर इज, सॉरी द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर विल बी इक्वल टू दिस वेलोसिटी वेक्टर। होगा या नहीं होगा, ये मैंने यहां पर एक स्फीयर ड्रॉ कर रखा है। थोड़ा बहुत स्फीयर जैसा दिख रहा है, थोड़ा सा बनाते हैं इसको स्फीयर जैसा, लाइक दिस। तो ये बन गया स्फीयर, ओके। थोड़ा बहुत स्फीयर बन रहा है ना, ठीक है। आप तो प्रकार से बनाना सही आ जाएगा। अब देखो ये मेरे पास यहाँ क्या बना, एक स्फीयर बना, एंड दिस स्फीयर हैज अ रेडियस इज इक्वल टू दिस वेलोसिटी वेक्टर। लेट अस से दिस वेलोसिटी वेक्टर इज v। मान लिया ये वेलोसिटी वेक्टर क्या है, मेरे पास v है। एक मैंने स्फीयर ड्रॉ किया जिस स्फीयर की रेडियस कितनी है, v है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने को जा रहा हूँ, जितने वेक्टर इस स्फीयर की सरफेस में एंड हो रहे हैं, जैसे ये और ये सारे वेक्टर कहाँ हो रहे हैं, इस स्फीयर की सरफेस में क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ,
जितने यहाँ पर ये एंड हो रहे हैं उन सबका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, v के बराबर होगा। यानी यहाँ पर जो ईच वेक्टर है जो इसकी सरफेस पर एंड हो रहा है वो किसको दिखा रहा है, उस मॉलिक्यूल को दिखा रहा है जिसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नहीं है। देखो मैथमेटिकली हम कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ये क्या है, एक हमारी इमेजिनरी, हमने यहाँ पर क्या बना रखा है, एक मैथमेटिकल डायग्राम बना रखा है। किसके एनालॉजी, इसके एनालॉजी, ताकि हम इसको समझ सकें। और यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जितने भी एरो या बोलते हैं जितने भी वेक्टर क्या हो रहे हैं, इसकी सरफेस पर एंड हो रहे हैं, वो सारे के सारे वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनकी वेलोसिटी v है। अगर ये बात समझ में आई ना तो बहुत ही अच्छी चीज है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बाहर से एक आउटर साइड में एक और स्फीयर ड्रॉ कर रहा हूं जिसकी रेडियस कितनी है, v प्लस dv है। देखो मैंने क्या किया, इसके आउटर साइड इस तरीके से एक और वेक्टर ड्रॉ कर दिया और जिसकी रेडियस कितनी है, v प्लस dv है। इस तरीके से क्या कर दो, ये एक और वेक्टर मैंने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। नाउ इन दिस केस द रेडियस ऑफ दिस वेक्टर इज v प्लस dv। कितनी है इसकी, v प्लस dv। कैसे लिखूं, ये माना रेडियस है तो ये कितना है मेरे पास, v प्लस dv है। ये बात समझ में आई। अब देखो यानी इस जो मेरे पास आउटर स्फीयर है उसकी सरफेस में जितने भी एरो एंड हो रहे हैं, अभी तो यहाँ पर कम हो रहे हैं, अब मैं कर सकता हूँ, वो तो मेरे हाथ में है, मैं कितने एरो लगा दूँ। एक ये एरो ये एंड हो गया यहाँ पर, एक यहाँ पर ये एंड हो गया, और फिर यहाँ पर एक ऐसे और बोल दूँ, इस तरीके से एक और एंड हो गया, एक इन दोनों के बीच में कर दूँ यूँ करके, ऐसे एंड हो रहा है, और फिर एक ऐसे एंड हो रहा है। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। नाउ अब जितने भी एरो इस आउटर स्फीयर की सरफेस में एंड हो रहे हैं तो वो सारे के सारे एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनकी वेलोसिटी कितनी है, v प्लस dv है। अब यहाँ पर जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जितने भी एरो इस आउटर स्फीयर और इनर स्फीयर के बीच में लाई कर रहे हैं, या फिर जिनका हेड कहाँ लाई कर रहा है, इस आउटर स्फीयर और इनर स्फीयर के बीच में लाई कर रहा है, वो सारे के सारे वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनकी वेलोसिटी v और v प्लस dv के बीच में है या मजेदार बात, इंपॉर्टेंट बात है या नहीं है, आंसर हाँ जी है। तो इसका मतलब मैं यहाँ से एक ऐसे हैशटैग बना के लिखूंगा, नंबर ऑफ वेक्टर या वेलोसिटी वेक्टर, नंबर ऑफ वेलोसिटी वेक्टर लाइन, लाइन की स्पेलिंग क्या होती है, लाइन, या फिर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इन बिटवीन आउटर स्फीयर, या नंबर ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एंडिंग लिखो ना, एंड कर रहे हैं वहां पर हो, ठीक, एंडिंग इन बिटवीन आउटर स्फीयर एंड इनर स्फीयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ molecules having velocity in a range v to v plus dv, in a range of v to v plus dv। ये बात समझ में आई आपको? अगर ये बात समझ में आई ना, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। ओके, अब मुझे क्या करना है, यही मॉलिक्यूल तो निकालने हैं कि जो इन दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लाई कर रहे हैं। अब इस चीज को और सिंप्लीफाई मैं करना चाह रहा हूं, उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो अगर मैं ये बोलूं कि यहां पर मैं एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूं, लेट मी कंसीडर ए वॉल्यूम एलिमेंट हियर, यहां पर एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट इस तरीके से मैं कंसीडर कर रहा हूं। वॉल्यूम एलिमेंट का मतलब समझते हो आप, क्या होता है वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है, इस तरीके से वॉल्यूम एलिमेंट, जैसे मेरे पास एक एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट ड्रॉ करूँ तो दिस इज माई वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है, और इसको मैं क्या बोलूँगा, डी टाउ बोलूँगा। तो डी टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स डी वाई डी जेड हो जाएगा, ठीक है। मान लिया यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है। ये कब हुआ, जब मेरे पास स्पेस कौन सा है, एक्स वाई जेड स्पेस है, लेकिन यहाँ पर स्पेस कौन सा है, वेलोसिटी स्पेस है। तो यहाँ पर वॉल्यूम एलिमेंट होगा क्या, यानी पहले मैं क्या करूँगा, उस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लाई कर रहे हैं वो निकाल दूंगा, फिर पूरा निकालने के लिए आगे की कहानी क्या होगी वो देखेंगे। ओके, तो एक मिनट, मुझे क्या करना है, कुछ मिटानी है, एक काम करो नोट कर लो, मैं इसे मिटा रहा हूँ, मिटा दो इसे,
यहाँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ लेट मी सिंप्लीफाई दिस अबव डायग्राम, ऐसे हैशटैग बना के लिखो, नाउ लेट मी सिंप्लीफाई द अबव डायग्राम, ठीक है। तो मेरे पास सबसे पहले यहाँ क्या है, एक वेलोसिटी स्पेस है, दिस इज वी वाई एक्सिस, वी एक्स एक्सिस एंड दिस इज वी जेड एक्सिस। तो ये क्या होगा, वी जेड है, और ये मेरे पास वी एक्स है, और ये मेरे पास क्या है, वी वाई है, और ये क्या है, ओरिजिन है। यहाँ पर एक हम क्या मानना चाह रहे हैं, एक वॉल्यूम एलिमेंट मानना चाह रहे हैं। यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर, दिस v इज वेलोसिटी वेक्टर, तो v है मेरे पास, वो क्या है, वेलोसिटी वेक्टर है। ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, ये इनर स्फीयर का एक वो क्या है, आर्क है, और ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर आउटर स्फीयर का आर्क है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है किसके बराबर है, dv के बराबर है या नहीं है, किसके बराबर है ये, दिस इज इक्वल टू dv। ये बात समझ में आई आपको। नाउ अब देखो, अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे तोड़ सकता हूँ, इस dv को मैं तोड़ सकता हूँ अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस एंड अलोंग z एक्सिस। कैसे तोड़ूंगा, देखो ये मान लिया क्या है, अलोंग x एक्सिस पैरेलल टू द x एक्सिस, और अगर मैं अलोंग y एक्सिस तोड़ूं तो ऐसे कुछ हो जाएगा, दिस इज अलोंग y एक्सिस। अगर मैं इसको ऐसे मिलाऊं, थोड़ा ध्यान से देखना आप, इसको मैंने ऐसे मिलाया, अब मैं क्या बॉक्स बना रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखो, एक बॉक्स बना दिया मैंने यूँ करके, ये फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये एंड देन ये, ठीक है। नाउ दिस थिंग जो मेरे पास ये हो जाएगा, दिस इज अलोंग जेड एक्सिस, होगा नहीं होगा, तो मेरे पास इधर की ओर ये क्या हो जाएगा, दिस इज डी वी एक्स, होगा नहीं होगा, और इधर की ओर क्या क्या हो जाएगा, ये दिस इज डी वी जेड, और ऊपर की ओर क्या हो जाएगा, दिस थिंग इज डी वी वाई, दिस वन इज डी वी वाई, ये क्या हो जाएगा मेरा, डी वी वाई हो जाएगा। अगर ये दिख नहीं रहा तो उसको मैं जूम करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है, एक बड़ा सा ऐसा डिब्बा है, ऐसे करके फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, और इधर की ओर ये क्या है मेरे पास, दिस इज डी वी एक्स, चेंज इन वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, और ये मेरे पास क्या है, डी वी जेड है, और ऊपर की ओर कितना है मेरे पास, डी वी वाई है, चेंज इन वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, और ये मेरे पास यहाँ पर ये क्या है, एंड दिस वन इज वी एक्स। तो इस तरीके से ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर खाली डी वी है, तो ये मेरे पास क्या है, डी वी है। ओके, ये बात समझ में आई। तो ये क्या हो गया, इसका जूम करके हो गया, तो जूम इसका ये है, इस तरीके से आप इसको बना भी सकते हो, आप खाली दिमाग में रख सकते हो कि ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पर। ओके ना, अब यहाँ पर जो वी एक्स वी वाई वी जेड है वो क्या है, वी एक्स वी वाई वी जेड, वी एक्स कॉमा वी वाई एंड वी जेड आर कंपोनेंट ऑफ वी वेक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स जो मेरे पास वी वेक्टर है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू वी एक्स एक्स कैप प्लस वी वाई वाई कैप, फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये वी जेड जेड कैप आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे क्या लिखूँ, वी स्क्वायर निकालो, देन दिस वी स्क्वायर इक्वल टू फ्रॉम रूल ऑफ वेक्टर, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर, फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये वी जेड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। एक चीज़ और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, अगर मेरे को यहाँ पर देखो वॉल्यूम एलिमेंट इन एक्स वाई जेड स्पेस तो क्या होता है, डी एक्स डी वाई डी जेड होता है। अगर मैं इन दिस स्पेस, इन वेलोसिटी स्पेस वॉल्यूम एलिमेंट निकालूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ, वॉल्यूम एलिमेंट विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू डी वी एक्स डी वी वाई, और ये कितना आ जाएगा, डी वी जेड आ जाएगा। लेट अस से दिस वॉल्यूम एलिमेंट इज इक्वल टू डी वी, तो डी वी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड। नाउ दिस डी वी इज नॉट दिस डी वी, ये दोनों अलग है, ये मेरे पास क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है, एंड दिस वन इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या है, दिस इज वॉल्यूम एलिमेंट इन वेलोसिटी स्पेस, दिस डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड इज वॉल्यूम एलिमेंट इन वेलोसिटी स्पेस, ठीक है। ये बात समझ में आई। ओके, अब ये बात समझ में आई। अब यहाँ पर आते हैं कौन, दो लोग जिनको हमने क्या बोला है, मैक्सवेल और बोल्ट्जमान बोला है। नाउ according to Maxwell and या फिर अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, अभी खाली मैक्सवेल का रोल है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइंग इन बिटवीन
in between velocity range Vx to Vx plus dVx, ठीक है, एंड कॉमा करके लिखो, पहली रेंज तो ये होगी, दूसरा Vy टू Vy प्लस dy कॉमा Vz टू Vz प्लस dz आर इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, दिस इज इक्वल टू, इधर लिखूँ मैं ये मिटाऊँ, तो मैक्सवेल ने क्या दिया, एक फॉर्मूला दिया, कहा इतना होगा। देखो इस फॉर्मूले को हम ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए कम से कम 5 या 6 पेज क्या करने पड़ेंगे, खर्च करने पड़ेंगे। आप उतना ड्राइव करना पसंद करोगे, देखो मैं डेरिवेशन कराऊंगा उसका, पक्का कराऊंगा मैं, लेकिन फिलहाल के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको हमको याद करना पड़ेगा। क्या लिखा है मैंने, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइंग इन बिटवीन वेलोसिटी रेंज Vx टू Vx प्लस dx, यानी वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी कितना है अलोंग x एक्सिस dVx है, एंड Vy टू Vy प्लस dVy चेंज इन वेलोसिटी कितना है अलोंग y एक्सिस, दिस इज dVy, एंड Vz प्लस dVz सॉरी कितना है मेरे पास Vz प्लस dVz इज इक्वल टू, उन्होंने क्या बोला, तो दिस विल बी इक्वल टू dn मेरे पास क्या है, दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन बिटवीन दिस रेंज Vx टू Vx प्लस dx, दिस एंड दिस, dn इज इक्वल टू, ये होता है हमारे पास कितना n, दिस इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, एंड हियर वी हैव ए कांस्टेंट a, यहाँ क्या आ जाएगा a, एंड दिस a की पावर कितना होता है 3 होता है, और फिर इनटू आता है मेरे पास क्या यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस का b, और फिर यहाँ पर क्या होता है, ऐसे बड़ा ब्रैकेट होता है, और इसके अंदर आता है क्या, दिस इज Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज, दिस थिंग इज ऑल्सो क्लोज, और इनटू आ जाएगा मेरे पास क्या dv, एंड हियर दिस dv इज वॉल्यूम एलिमेंट इन दिस वेलोसिटी स्पेस, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dvx dvy और dvz लिख सकता हूँ। तो दिस इज माय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन बिटवीन दिस वेलोसिटी रेंज, यानी जब वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी dvx along x axis, dvy is along y axis and dvz in along z axis, then this range the number of molecule is given in this way, ठीक। तो दिस इज गिवन बाय मैक्सवेल, किसने दिया था इसको, मैक्सवेल ने दिया था। अगर थोड़ा बहुत मॉडिफाई करूँ मैं तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, देखो दिस dn इज इक्वल टू n, a की पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल, एंड दिस इज माइनस का b, a और b क्या है, दो कांस्टेंट होते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे इन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, फिलहाल के लिए इतना रखो, कितना आ गया dn इक्वल टू रो a की पावर 3 एक्सपोनेंशियल माइनस का b, और फिर मेरे पास दिस थिंग इज इक्वल टू v स्क्वायर, जो मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है v स्क्वायर लिखा हुआ है, तो माइनस का b v स्क्वायर, एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये dv, एंड दिस dv इज वॉल्यूम एलिमेंट। हाँ, नाउ सेट इज सम इक्वेशन नंबर 1, इसे क्या बोल दो, समीकरण नंबर 1 बोल दो। तो इस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। अगर मैं क्या करूं, इस वॉल्यूम एलिमेंट से इसको डिवाइड कर दूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को डिवाइड करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, नंबर डेंसिटी मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो दिस थिंग, दिस dn अपॉन dv विल बी इक्वल टू नंबर डेंसिटी, तो ये किसका बराबर होगा, नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। तो दिस विल, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई रो, तो यहाँ से रो इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास कितना n a की पावर 3, एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल, और मेरे पास यहाँ पर क्या है माइनस का b, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा v स्क्वायर, और इनटू कितना आ जाएगा, बस इतना। तो दिस इज, यहाँ से मेरे पास थोड़ा सा और लिखूंगा, तो रो इक्वल टू कितना आ गया, ये n a की पावर 3, और दिस इज exponential, and this one is minus का b v square, and this bracket is closed. So it is some equation number 2, and this function is representing here is known as Maxwell distribution function. This function is called Maxwell distribution फंक्शन। इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। नाउ एक बार देख लें कि ये फंक्शन थोड़ा बहुत हमको क्या दिखाना चाहता है। ग्राफ बिटवीन रो एंड
पॉइंट लगा लिखो, ग्राफ बिटवीन रो एंड BV स्क्वायर एंड दिस थिंग, इन दोनों के बीच ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक, तो दो एक्सिस बना दो, लेट अस से दिस इज BV एक्सिस ग्राफ है और ये मेरे पास क्या है, रो है। ठीक है, तो मान लिया यहाँ पर v इक्वल टू कितना है मेरे पास, 0 है। यहाँ बोलते हैं BV स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 0 है। यहाँ पर होगा नहीं, v इक्वल टू 0, देन दिस होल थिंग विल बी इक्वल टू 0। इफ दिस थिंग इक्वल टू 0 देन e की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो मेरे पास कितना बचा है, na स्क्वायर, यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर एड v इक्वल टू 0 पर, या बोलते हैं एड VB स्क्वायर इक्वल टू 0 पर na स्क्वायर के बराबर होगा। लेट अस से दिस थिंग इज समवेयर हियर, तो दिस इज इक्वल टू na स्क्वायर। अभी a और b क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए मेरे पास na स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आई। उसके बाद अब जैसे हम क्या करेंगे, b की वैल्यू बढ़ाएंगे, तो जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो क्या है, एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है, माइनस है तो एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है, और हम सब जानते हैं एक्सपोनेंशियली डिके जो करेगा टर्म वो कैसे आएगा, ऐसे आएगा। नाउ अब जैसे यहाँ पर क्या आएगा, v इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, तो v इक्वल टू e की पावर माइनस इन्फिनिटी, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है। तो मेरे पास जैसे जैसे कहाँ की ओर जाएंगे हम, e v स्क्वायर इन्फिनिटी की ओर टेंस करेगा, तो मेरे पास जो ये ग्राफ है वो कहाँ की ओर आएगा, 0 की ओर। तो इस टाइप का ग्राफ मुझे कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन दिस नंबर डेंसिटी रो एंड VV स्क्वायर। कभी कभी पूछा जाता है कि रो और VV स्क्वायर के बीच का ग्राफ कैसा होगा इन केस ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखना है कौन सा, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों अलग अलग है। ठीक है, अभी बोल्ट्जमान भाई साहब का नाम नहीं है यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ किसका नाम आया है, मैक्सवेल चचा का नाम आया है। तो मैक्सवेल चचा के लिए कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, किसके बीच, नंबर डेंसिटी और VV स्क्वायर के बीच। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है मेरे पास, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैक्सिमम होंगे वो कहां पर होंगे, यहाँ बोलते हैं नंबर डेंसिटी मैक्सिमम कहां पर होगी, जब वेलोसिटी 0 होगी, ऐसा कुछ बोल रहा है। और जैसे जैसे नंबर ऑफ जो मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू है वो इन्फिनिटी की ओर जाएगी, यहाँ बोलते हैं VB स्क्वायर की वैल्यू इन्फिनिटी की ओर टेंस करेगी, तब वहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, उस पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए 0 होते जाएंगे। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, वेलोसिटी के बढ़ने पर क्या हो रहा है, हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या कर रहे हैं, यहाँ बोलते हैं नंबर डेंसिटी भी क्या कर रही है, मेरी डिक्रीज कर रही है। ऐसा मेरे को इस ग्राफ से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक ना, अब थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जो मेरे पास यहाँ पर दो कांस्टेंट है a और b, इनको डिफाइन कर ले। a एंड b आर कांस्टेंट, और चीज तो पता है ना, v क्या है, वेलोसिटी है, n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। तो इसे मिटाऊं, मैं इसे मिटाता हूँ। हाँ, in equation 2 a एंड b आर कांस्टेंट, दोनों क्या है, कांस्टेंट है। कैसे डिफाइन करते हैं, देखो ये हम ड्राइव करेंगे इन सबको। देखो अभी तक जो यहाँ पे हो रहा है ना, मैंने इसको याद करने को बोला है, इस ऊपर वाले को या फिर इसको याद कर लो या फिर इसको याद कर लो, इससे आप ये ला सकते हो, इससे ये ला सकते हो, कोई भी याद कर लो आप। और याद करना है बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। ये टाइप का फंक्शन आपकी जिंदगी में आप मतलब जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। ये कहीं ना कहीं डिस्कस करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ये। वहाँ जब हम क्वांटम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी इस टाइप का फंक्शन हमें देखने को मिलता है। हम भी स्टैट पढ़ेंगे तो वहाँ भी हमको इस टाइप का फंक्शन देखने को मिलेगा। हम अभी ये क्या पढ़ रहे हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। जब जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो वहाँ पर इस टाइप का फंक्शन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये याद करना आपके लिए कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं, बस आपको क्या याद रखना है, ए और बी की वैल्यू क्या होती है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में, लेकिन फिलहाल के लिए हमें इनकी वैल्यू याद रहनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर जो मेरे पास ए है, ये होता है मेरे पास कितना, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m अपॉन 2 पाई kBt। यहाँ मेरे जो kb है वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, m क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, पाई है, और t क्या है, टेम्परेचर है। एंड जो b होता है वो होता है मेरे पास कितना, m अपॉन ट्वाइस ऑफ kBt। इसकी वैल्यू कितनी होती है, b की वैल्यू m अपॉन ट्वाइस ऑफ kBt। अगेन यहाँ पर जो kb है वो क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। तो जो kb है वो क्या है, मेरा बोल्ट्जमान कांस्टेंट। kb को हम क्या बोलेंगे, बोल्ट्जमान कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक। ये बात समझ में आई आपको, ओके। अब a और b की वैल्यू आप याद कर लेना, या तो क्या करा लो, कहीं टैटू वैटू करा लो, या फिर कहीं पर आगे दीवार पे लिख लो, जो मर्जी है वो कर लो, लेकिन याद रखो इनको, ठीक। क्योंकि याद नहीं रखोगे ना तो कोई फायदा नहीं हुआ। आप एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आप पूरे 2 लाइन का मतलब 2 पन्ने का डेरिवेशन कर रहे हो सिर्फ a और b निकालने के लिए, कोई फायदा नहीं हुआ उसका, ठीक है। वो क्या हुआ, वेस्ट ऑफ टाइम हुआ, ओके।
नाउ अब यहां से तो हमने निकाला, ये क्या निकाला हमने, दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लाइंग इन बिटवीन दिस वेलोसिटी रेंज, कि जब मैंने एक्स एक्सेस में dx चेंज किया और वाई एक्सेस में dy चेंज किया और जेड एक्सेस के अलॉन्ग dz चेंज किया वेलोसिटी में, तब उस पर्टिकुलर रेंज में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं वो कितने हैं, इतने हैं। लेकिन ये उतना काम नहीं आता। जो मोर हमारे पास जो अच्छा रिजल्ट होता है, जो मोर इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, वो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लाइंग इन बिटवीन v टू v प्लस dv, यानी मेरे पास वेलोसिटी रेंज क्या है, v टू d प्लस v प्लस dv के बीच में। तो इट इज मोर इंफॉर्मेटिव, यह बोल सकते हैं, ऐसे हैशटैग बना के लिखो, इट इज मोर इंपोर्टेंट, या बोल सकते हैं मोर यूजफुल, लिखो मोर यूजफुल टू फाइंड नंबर ऑफ molecules in between velocity range v to v प्लस dv, न कि अलग अलग कंपोनेंट में ऐसे करके, सिर्फ क्या बोला, v टू v प्लस dv बोल रहा हूँ। यहाँ मैंने क्या निकाला, vx टू vx प्लस dv और vy टू vy प्लस dv एंड vz टू vz प्लस dvz, ठीक है। यहाँ dv बोल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये क्या है, dvx है, ये dvy और dvz, ठीक है। अब इस रेंज में कैसे निकालेंगे, देखो इसे मिटाऊँ मैं, ओके मान लिया मेरे पास, लेट अस कंसीडर वी हैव ए वेलोसिटी स्पेस, मेरे पास क्या है यहाँ पर एक वेलोसिटी स्पेस है यूँ करके, एंड दिस वन इज vx एंड दिस वन इज vy एंड दिस वन इज vz। मैंने क्या किया, यहाँ से एक v एक्सेस यहाँ बोलते हैं v वेक्टर खींचा, दिस इज ए वेलोसिटी वेक्टर v and this velocity vector can be in any direction because we all know that from the assumption of kinetic theory of gases कि all the direction are equally probable, या बोल सकते हैं और जो हमारे पास गैस है, गैस इज आइसोट्रोपिक। कैसी होती है, आइसोट्रोपिक होती है, मैं किसी भी डायरेक्शन में जाऊंगा तो जो रिएक्शन होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। बोलते हैं जो मेरी फीलिंग रहेगी यहाँ पर, जो इन्वायरमेंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो दिस इज वेलोसिटी वेक्टर v, और क्या करो, इस वेलोसिटी वेक्टर v को रेडियस मानते हुए एक स्फीयर खींच दिया। अभी थोड़ी देर पहले भी ऐसा ही कुछ काम किया था हमने, वही काम दोबारा करना है, ठीक। तो इस तरीके से हमने क्या खींच दिया, यहाँ पर एक स्फीयर खींच दिया, और क्या करो, इसके बाहर से एक और स्फीयर खींचो, और उसकी रेडियस क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है v प्लस dv होगी, ठीक है। एक और स्फीयर खींच दिया मैंने, और इसकी जो रेडियस है ये कितनी है मेरे पास, दिस इज इक्वल टू v प्लस dv है। और मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कहाँ निकालने, इसके बीच में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे ये मुझे क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। ओके इसके बीच में, यानी इस स्फीयर और इस स्फीयर के बीच में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। अगर मैं ये निकाल दूं कि ये जो मेरे पास यहाँ पर क्या है, ये जो गैप है, यहाँ बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे इसको हम, ये जो बीच का जो जहाँ मॉलिक्यूल हमको निकालने हैं, यानी इन दोनों के बीच में आउटर स्फीयर और इनर स्फीयर के बीच का अगर मैं वॉल्यूम निकाल दूँ, वॉल्यूम बिटवीन टू स्फीयर, क्या निकालूँ मैं, वॉल्यूम बिटवीन इनर स्फीयर एंड आउटर स्फीयर। तो दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, देखो आउटर स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, और पाई आर क्यूब जो कितना आ जाएगा, ये v प्लस dv की होल पावर 3, और इनर स्फीयर का रेडियस सॉरी वॉल्यूम कितना हो जाएगा, माइनस करके ये जगह मेरे पास कितना, 4/3 पाई v की पावर 3 आ जाएगा। अब एक काम करो, सॉल्व करो, तो दिस विल बी इक्वल टू, देखो 4/3 पाई आर क्यूब, तो सॉरी 4/3 पाई तो दोनों ओर से कॉमन है, कॉमन ले लिया, ये a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ba², ऐसा होगा नहीं होगा। फिर मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का v की पावर 3 आ जाएगा, इस v की पावर 3 से ये v की पावर 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नाउ दिस dv इज वेरी वेरी स्मॉल, जो मेरे पास चेंज इन वेलोसिटी है, दिस dv इज वेरी वेरी स्मॉल। इफ दिस dv इज वेरी वेरी स्मॉल, देन दिस dv क्यूब
इज ऑल्सो स्मॉल, यानी दिस कैन बी नेग्लेक्टेड, ये क्या हो जाएगा मेरा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो इसको क्या कर दो, नेग्लेक्ट कर दो, तो दिस कैन बी नेग्लेक्टेड। इफ दिस dvq इज नेग्लेक्टेड, तो मेरे पास यहाँ पर जो dv स्क्वायर होगा ये भी क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट होगा, नहीं होगा, आंसर है हाँ जी हो जाएगा। अगर ये नेग्लेक्ट हो जाएगा तो मेरे पास क्या बचा यहाँ पर, तो सिर्फ ये वाला टर्म बचा मेरे पास, तो जो दिस वॉल्यूम इन बिटवीन द आउटर स्फीयर एंड इनर स्फीयर विल बी इक्वल टू, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 4 पाई v स्क्वायर और इंटू कितना आ जाएगा, dv आ जाएगा, कितना आ गया ये 4 पाई v स्क्वायर इंटू dv आ जाएगा। एक्चुअली जो यहाँ पर रिजल्ट निकल के आया ना, दिस इज वॉल्यूम एलिमेंट इन दिस वेलोसिटी स्पेस, दिस थिंग इज वॉल्यूम एलिमेंट इन वेलोसिटी स्पेस। देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान सुनो बात को। अगर मैं किसकी बात करता हूँ, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करता हूँ, दिस इज माई एक्स वाई जेड, और अगर मैं यहाँ पर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूँ, तो फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो दिस इज आर, तो ये मेरे पास क्या होता है, आर होता है, एंड दिस थिंग इज थीटा, और अगर मैं यहाँ पर ये खींचूँ तो दिस इज फाई। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो वेक्टर देख लो एक बार, मैंने कहा है वेक्टर पढ़ना है, ओके। तो दिस थिंग इज फाई, दिस थिंग इज थीटा एंड दिस थिंग इज आर। अगर मैं यहाँ वॉल्यूम एलिमेंट निकालूँ डी टाउ, तो दिस विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई डी आर, ये होता है, एंड दिस थीटा इज फ्रॉम 0 to पाई, और जो फाई होता है मेरा वो कहाँ से कहाँ होता है, 0 से 2 पाई होता है। ठीक है, थीटा इज फ्रॉम 0 to पाई एंड दिस फाई इज फ्रॉम 0 से 2 पाई। अगर ये वैल्यू हम पुट करूंगा तो मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा, ये इसको सॉल्व करूंगा, अगर मैं साइन थीटा डी फाई को सॉल्व करूंगा, दिस विल बी इक्वल टू 4 पाई, और ये आएगा मेरे पास कितना, आर स्क्वायर, एंड दिस इज डी थीटा, सॉरी ये मेरे पास कितना आ गया, डी आर आ गया। तो दिस इज वॉल्यूम एलिमेंट इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्या है मेरे पास, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और यहाँ पर आर जो क्या है, v है, और ये मेरे पास क्या निकल के आया, 4 पाई v स्क्वायर इंटू डी वी, और यहाँ क्या है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो यहाँ से अगर ये मेरे पास वॉल्यूम एलिमेंट है, तो दिस इज वॉल्यूम एलिमेंट इन दिस वेलोसिटी स्पेस, है या नहीं है, तो दिस इज वॉल्यूम एलिमेंट इन वेलोसिटी स्पेस। तो ये मेरे पास जो निकल के आया, ये क्या निकल के आया, वॉल्यूम एलिमेंट इन वेलोसिटी स्पेस। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम एलिमेंट इन वेलोसिटी स्पेस हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इस रेंज में v2 v प्लस dv में क्या निकाल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना चाह रहा हूं, तो सिंपल मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन 1 में जहां ये वॉल्यूम एलिमेंट dv है उसको कितना पुट कर दूंगा, ये वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, नाउ टू फाइंड, तो इसको मिटाऊं मैं, तो ऐसे लिखो, हैशटैग बना के लिखो, नाउ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ये अलग है, ऊपर का है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वेलोसिटी रेंज v2 v प्लस dv इज क्या हो जाएगा, दिस इज dnv, यहाँ क्या है dn है, और यहाँ dnv, इसको इससे अलग करने के लिए, ये तो क्या था रेंज, इसमें पता है आपको क्या थी, और यहाँ पर रेंज क्या है, ये है, और ये बीच में 2 है। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू, ये तो ऐसे रहेगा n a की पावर 3, ये भी ऐसे रहेगा, एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल, और अंदर कितना आ जाएगा, ये माइनस का b इंटू वी स्क्वायर, जो dv है दिस इज वॉल्यूम एलिमेंट इन प्रीवियस केस जब हम मैक्सवेल की बात कर रहे थे, लेकिन अब वॉल्यूम एलिमेंट क्या हो जाएगा, फॉर दिस रेंज द वॉल्यूम एलिमेंट इज रिप्लेस बाय दिस क्वांटिटी, यानी कितना आ जाएगा, ये 4 पाई वी स्क्वायर और इंटू कितना आ जाएगा, dv आ जाएगा। ठीक है, इतना कर लिया, तो दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन बिटवीन दिस वेलोसिटी रेंज। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया, dnv इज इक्वल टू, तो इस 4 पाई वाली चीज़ को इधर ले आओ, तो ये होगा मेरे पास कितना, 4 पाई n a की पावर 3 और इंटू क्या आ गया यहाँ v स्क्वायर, एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल, एंड दिस इज माइनस का b v स्क्वायर और इंटू कितना आ गया, dv आ गया, एंड से इट इज समीकरण नंबर 3। इसे क्या बोल दो, समीकरण नंबर 3 बोल दो। ठीक है, अगर मैं इस dv को यहाँ से इधर ले आऊँ तो मेरे पास ये क्या निकल के आ जाएगा, नंबर डेंसिटी निकल के आएगी, नहीं आएगी, तो नंबर डेंसिटी, तो दिस इज नंबर डेंसिटी बोलेंगे इसको हम, नहीं, तो दिस इज वॉल्यूम, तो मेरे पास कितना, अगर dv नीचे आ जाएगा, और दिस विल बी इक्वल टू कितना आ गया, ये 4 पाई n
ए की पावर 3 और इंटू कितना आ गया वी स्क्वायर एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल माइनस का बी वी स्क्वायर इंटू सॉरी कुछ नहीं. नाउ दिस थिंग दिस डी एन वी अपॉन डी वी, दिस डी वी इज चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है, वॉल्यूम एलिमेंट नहीं बोलेंगे, दिस डी वी इज चेंज इन वेलोसिटी. तो दिस टर्म दिस डी वी एन वी डिवाइडेड बाई डी वी इज नोन एज मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. यानी जो मेरे पास ये फंक्शन यहाँ पर निकल के आ रखा है इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एफ वी. तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, डी एन वी अपॉन डी वी इज इक्वल टू एफ वी एंड दिस इज इक्वल टू 4 पाई एन ए की पावर 3 एंड दिस इज वी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एंड दिस इज माइनस का बी वी स्क्वायर. ठीक है, एंड दिस एफ इज मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. So it is sum equation number 4. This is Maxwell Boltzmann distribution function. इसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलेंगे. ओके ना, अब क्या करेंगे इसमें हम ए और बी की वैल्यू पुट करो, फिर इससे जो इन्फॉर्मेशन निकलती है उसको देखते हैं. ओके, ये मिटाऊं इधर का. तो ए और बी की वैल्यू पुट करो. तो यहाँ पे मेरे पास जो ए है, सिंस वी नो जो ए इक्वल टू होता है क्या होता है, दिस इज एम अपॉन 2 पाई के बी टी की होल पावर 1/2 और जो मेरे पास बी होता है दिस इज इक्वल टू एम अपॉन 2 के बी टी, ये होता है. तो उठा के रख दो. नाउ इक्वेशन 4 बिकम, तो यहाँ से मेरे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यहाँ ऐसा बोल सकते हैं, डी एन वी अपॉन डी एन इज इक्वल टू 4 पाई, तो ऐसे रहा यहाँ पर 4 पाई एन भी ऐसे रहा और ए की पावर 1 कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा. ए की पावर 3 वो था, 1/2 यहाँ से आया. तो दिस इज एम अपॉन कितना है 2 पाई के बी टी और इसकी पावर कितना आ जाएगा, ये 3/2 और इनटू में आ गया मेरे पास क्या, वी स्क्वायर एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल और इनटू कितना आ जाएगा, ये माइनस का बी, बी की वैल्यू कितनी है एम, ये वी स्क्वायर आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ के बी टी आ जाएगा एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज. तो सेट इज सम इक्वेशन नंबर 5. इसे क्या बोल दो, समीकरण नंबर 5 बोल दो. तो दिस इज ऑल्सो नोन एज मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. या तो आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, आपकी मर्जी है. ठीक, नाउ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच वी आर गेटिंग फ्रॉम this equation 5. Important information we are getting from equation 5. देखो फर्स्ट इंफॉर्मेशन, देखो फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है. अगर मैं ये बोल रहा हूं कि our velocity of molecule is equal to 0, if v equal to 0 है, if v equal to 0 then put v equal to 0, it means this whole thing will be equal to 0. then जो मेरे पास this dnv upon सॉरी dv होगा नीचे, dv यहाँ पूछते हैं this is equal to 0, या फिर और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, then जो मेरे पास number of molecule will be equal to in this range will be equal to 0. ऐसा होना भी चाहिए, यानी वो मॉलिक्यूल होंगे ही नहीं मेरे पास जिनकी वेलोसिटी एग्जैक्ट 0 हो. ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको, क्योंकि एब्सोल्यूट 0 तो हम पहुंच नहीं सकते. हम जो वेलोसिटी की स्पीड 0 कब होती है, एट एब्सोल्यूट 0, और एट एब्सोल्यूट 0 हम पहुंच नहीं सकते. तो इसका मतलब v इक्वल टू 0 कभी होगा नहीं. अगर v इक्वल टू 0 होगा तो वहाँ कोई मॉलिक्यूल नहीं होगा. तो वही तो ये फंक्शन हमको दिखा रहा है, ये फंक्शन या बोलते हैं ये फंक्शन हमको दिखा रहा है कि अगर मेरे पास ये वाला फंक्शन नीचे वाला इक्वेशन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो यानी अगर मेरे पास v इक्वल टू 0 है, यानी वहाँ पर क्या होगा, दिस थिंग विल बी इक्वल टू, यहाँ बोलते हैं ये फंक्शन जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो 0 हो जाएगा. या बोल सकते हैं जो मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वहाँ पर वो कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे. आई बात समझ में? ओके, इतनी बात समझ में आई. तो अगर यहाँ पर दूसरा स्टेप में ये बोलूँ कि अगर मेरे पास क्या हो, इफ़ v टेंस टू इन्फिनिटी, अगर v इन्फिनिटी हो, अगर वेलोसिटी क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कितनी हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, तो क्या होगा बताओ. तो
तो इसका मतलब ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रहेगा। ये मेरे पास क्या है, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, एंड ई की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, 0 हो जाता है, और 0 इंटू इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आता है, 0 आता है। इसका मतलब अगेन व्हेन वेलोसिटी इज इन्फिनिटी देन जो यहाँ से मेरे पास vf हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जो यहाँ मेरे पास dnv हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगेन इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे हमारे पास मॉलिक्यूल होंगे ही नहीं जहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, मॉलिक्यूल की इन्फिनिटी होगी, यानी इस पर्टिकुलर रेंज में या बोलते इस पर्टिकुलर वेलोसिटी का मॉलिक्यूल मेरे पास नहीं होगा, तभी तो वहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना आया, 0 आया, या बोलते हैं वहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो कितना हो गया, 0 हो गया। ये बात समझ में आई, गुजरा थोड़ा बहुत दिमाग में। इसका मतलब वेलोसिटी की क्या होगी, हमेशा फाइनाइट वैल्यू होगी जो किसके बीच लाई करेगी, 0 और इन्फिनिटी के बीच लाई करेगी। ठीक, ऐसा ही तो हमने अजम्पशन लिया था वहां पर जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ रहे थे, वहां पर सॉरी अजम्पशन ले रहे थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, यही हमने वहां पर अजम्पशन थे और वही हमको यहाँ मैथमेटिकली देखने को मिल रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। दूसरा देखो, ये तो कब बात हुई, जब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एट v इक्वल टू 0 और एट v इक्वल टू इन्फिनिटी पर बात कर रहा हूँ। अब दूसरा केस ये आता है अगर वेलोसिटी क्या हो, बहुत छोटी हो। देखो ये जो मेरे पास पूरा फंक्शन है वो किसके साथ वेरी कर रहा है, ये चीज कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर देख रहा हूं तो उसका मतलब ये चीज कांस्टेंट है, और यहां पर सिर्फ एक चीज वेरी कर रही है, दैट इज वेलोसिटी v और e की पावर v। अगर मैं यहां देखूं तो मेरे पास सिर्फ v वेरी कर रहा है या फिर e की पावर माइनस v स्क्वायर क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई, या तो v स्क्वायर वेरी कर रहा है या फिर ये वेरी कर रहा है। अब जब ध्यान सुनना बात को, जब v की वैल्यू क्या होगी, बहुत छोटी होगी, when v is very very small, तब यहां पर कौन सा टर्म डोमिनेंट होगा, तो आंसर है तब यहां पर जो ये v स्क्वायर वाला टर्म होगा वो क्या होगा, ज्यादा डोमिनेट होगा इन कंपेयर टू द एक्सपोनेंशियल टर्म। लेकिन जैसे जैसे मैं v की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा और मैं इन्फिनिटी की ओर जाऊंगा, या जैसे जैसे मैं v की वैल्यू को बढ़ाऊंगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। ठीक है, तो यहां पर लिख के चलेंगे हम, फॉर स्मॉल वैल्यू, फॉर small value of v square will be dominant, v square term will be dominant, का मतलब समझ लो आप कि इसका प्रभाव ज्यादा होगा इसके कंपेयर में। ठीक है, लेकिन थर्ड यहां पर जो है, या फिर इसी में दूसरा पॉइंट लिखो, बट फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ v, लार्ज value of v, exponential term will be dominant, terms will be dominant। ठीक है, ऐसा होगा। ये चीज आपको दो चीज कह रहे हैं, याद रखनी, आप समझ भी सकते हो इसको। ठीक है, ओके, फिलहाल के लिए हमारे पास क्या है, जो मेरे पास स्मॉल वैल्यू ऑफ v होगी उसमें ये वाला टर्म डोमिनेट करेगा, और जो लार्ज वैल्यू ऑफ v होगी उसके लिए मेरे पास क्या करेगा, जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो क्या करेगा, ज्यादा डोमिनेट करेगा। ओके, नाउ अब तो थर्ड चीज है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ग्राफ बिटवीन दिस f एंड v, ग्राफ बिटवीन, ग्राफ बिटवीन dnv and dv and dnv upon dv and v at temperature T, बिकॉज टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन हमें टेम्परेचर का माना कांस्टेंट माना है, एंड दिस टेम्परेचर इज T, T टेम्परेचर पर इन दोनों के बीच ग्राफ कैसा होगा। तो करो ड्रॉ एक बार, ये मिटाओ मेथड का, इसे मिटाते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल एक्सिस में ऐसे अज्यूम कर लो मेरे पास क्या है, एफ वी है और यहाँ क्या है, वेलोसिटी है। थोड़ा सा लंबा करो, तो ये मेरे पास क्या है, वेलोसिटी है, और यहाँ की ओर ये मेरे पास क्या है, डी एन वी अपॉन डी वी है, या बोल सकते हैं एफ बी है। ओके ना, अब देखो दिस इज v इक्वल टू 0, यहाँ v इक्वल टू कितना 0 है, और v इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और v इक्वल टू इन्फिनिटी पर, माना यहाँ कहीं इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी तो नहीं है, ये टेंस टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर भी अगेन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ और यहाँ तो मुझे पता है 0 होगी। ठीक है, अब बीच में कैसी होगी, अब इसका यूज करो, इस पॉइंट 2 का यूज करो, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ v, स्मॉल वैल्यू का मतलब 0 के नजदीक, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ v स्क्वायर टर्म विल बी डोमिनेंट, v स्क्वायर वाला टर्म क्या होगा, डोमिनेंट होगा। अगर v स्क्वायर वाला टर्म डोमिनेंट होगा तो कैसे करेगा, ग्राफ कैसे आएगा, v स्क्वायर ग्राफ आएगा, तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा।
ठीक है, थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ग्राफ कैसा आएगा, इस टाइप ग्राफ मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा। वी स्क्वायर ग्राफ ऐसा होता है ना, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसे तो होता है, ठीक है, ऐसा कोई ग्राफ हमें देखने को मिलेगा। फिर फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ, लार्ज वैल्यू का मतलब ये वैल्यू, फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ v एक्सपोनेंशियल टर्म विल बी डोमिनेट। अब एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है, माइनस है ना, माइनस का बी भी स्क्वायर है, तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा। तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। अब इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियली ग्राफ ऊपर की ओर चढ़ रहा है और लास्ट में ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है, यानी इन दोनों के पॉइंट में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। लेट अस से दिस वैल्यू इज हियर, तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा नहीं आएगा, पहले क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, फिर एक्सपोनेंशियल टर्म डोमिनेट करने लग जाएगा और फिर ऐसे करके ये क्या खूबसूरत बन गया। तो दिस विल बी द ग्राफ बिटवीन दिस वर्सेस दिस, एंड दिस इज द वैल्यू, या मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ v फॉर विच दिस dnv अपॉन dv हैव मैक्सिमम वैल्यू। तो ये वेलोसिटी की वो वैल्यू है जिसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है मेरा, या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, उसकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। ये बात समझ में आई आपको। नाउ एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस ग्राफ, वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो हम इस ग्राफ से देखने को मिल रही है। देखो एक इंफॉर्मेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट आती है, एंड दैट कम फ्रॉम एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, एरिया अंडर द ग्राफ निकालने के लिए हम क्लास 12th में जाएंगे। क्लास 12th हमने पढ़ा हुआ है, कैसे निकालें, इंटीग्रेशन के हेल्प से। पहले क्या कर दो, यहाँ पर एक बहुत छोटी सी स्ट्रिप अज्यूम कर लो, इस स्ट्रिप का एरिया निकाल दो और पूरे ग्राफ का एरिया निकालने के क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो दिस इज ए स्ट्रिप, लेट अस से द थिकनेस ऑफ स्ट्रिप इज dv, एंड एट दिस पॉइंट, at this particular point the value of this will be equal to dnv upon dv। और अगर मैं क्या निकालूं, यहाँ पर एरिया ऑफ स्ट्रिप निकालूं, क्या निकालूं, एरिया ऑफ स्ट्रिप, तो दिस विल बी इक्वल टू, एक आयताकार है ये, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है इसकी, यहाँ से यहाँ तक, दिस विल बी इक्वल टू dnv अपॉन dv, और इनकी चौड़ाई कितनी है इसकी, dv है, dv से dv कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी इक्वल टू dnv हो गया नहीं, dnv, एंड dnv इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन दिस रेंज, है या नहीं है, ये तो पढ़ा था हमने। दिस dnv क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन बिटवीन v टू v प्लस dv, इसका मतलब दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन दिस रेंज। अगर मैं पूरा इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा, पूरा एरिया निकल के आ जाएगा। एंड एरिया ऑफ होल कर्व, या फिर एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व दिस विल बी CURVE, कर्व विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन dnv, एंड दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये क्या निकल के आया, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस ग्राफ, कि एरिया अंडर this graph will be equal to the total number of molecule, total number of molecules। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब देखो एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ से हम निकाल सकते हैं, एट डिफरेंट टेम्परेचर। ये चौथी इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ से थर्ड इन्फॉर्मेशन, चौथी इन्फॉर्मेशन, और पांचवी इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, एट डिफरेंट टेम्परेचर। व्हाट विल बी द ग्राफ एट डिफरेंट टेम्परेचर। इसको मैंने क्या बोल दिया, v बोल दिया, और इसको मैंने क्या बोल दिया, fb बोल दिया, ठीक है। एट टेम्परेचर T1, कोई मैंने टेम्परेचर क्या लिया, T1 लिया, एंड द ग्राफ इज लाइक दिस। कुछ ग्राफ मुझे इस टाइप का देखने को मिला, इस टाइप ग्राफ देखने को मिला, ठीक है। और दूसरी बार दिस इज टेम्परेचर T1, और दूसरा टेम्परेचर क्या है मेरे पास, T2 है, और फॉर दिस द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। T2 के लिए ग्राफ कुछ ऐसा है, और T3 के लिए द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। जो T3 है मेरा, वो ग्राफ कुछ ऐसा है, एंड इट इज फाउंड दैट कि दिस T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। यानी जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ वैसे वैसे मेरा ग्राफ फ्लैट होते जा रहा है, दिख रहा है आपको। जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ, वैसे वैसे मेरा ग्राफ क्या करता जा रहा है, फ्लैट होते जा रहा है। अब वो ये पूरा निकाल कंप्यूटर में डालोगे आप, इस इक्वेशन को डालोगे, वहाँ पर टी की वैल्यू डालोगे, माना ये कितना है, 800 केल्विन है, माना ये कितना है, 1000 केल्विन है, माना ये कितना है,
1400 केल्विन है। तो इन टेम्परेचर को यहाँ पर डालोगे, जो कंप्यूटर आपको ग्राफ बना के दे देगा। अब यहाँ पर उसको निकालना तो मतलब क्या है, मुश्किल है ना। लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में ये ग्राफ डालो, मतलब ये इक्वेशन डालो, इक्वेशन के लिए ग्राफ निकाल देगा वो, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये ग्राफ 3 ग्राफ ऐसे निकल के आए, मैंने किताब से देखे ना, मेरे पास कंप्यूटर तो यहाँ पर वाला है नहीं अभी, तो मेरे पास इस तरीके से क्या 3 ग्राफ निकल के आए। एंड ऑल 3 ग्राफ वी कैन सी दैट एज वी इंक्रीज टेम्परेचर द ग्राफ बिकम मोर फ्लैटर। जो ग्राफ हो रहा है मोर फ्लैट बना, पहले पी कैसे आ रहा है, फिर क्या फ्लैट होते जा रहा है, जैसे नीचे को जा रहा है क्या हो रहा है, फ्लैट होते जा रहा है यूं करके। ओके, नाउ इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर राइज कर रहे हैं तो उन मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ रही है जिनकी वेलोसिटी हाई है। समझ में आ रही बात मैं क्या करना चाह रहा हूँ। देखो दिस इज रीजन ऑफ हाई वेलोसिटी। तो जो ग्राफ इधर को मोटा होते जा रहा है, वो हो रहा नहीं हो रहा है, पहले इधर को क्या था, पतला था, और इधर को मतलब इधर को पतला था, इधर को मोटा था, इधर को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या थे, ज़्यादा थे, और इधर को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या थे, कम थे। लेकिन जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, उन मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ गई जिनकी वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है। अगर वेलोसिटी ज़्यादा ऑब्वियसली एनर्जी भी ज़्यादा है उनकी, यानी उन मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ गई जिनकी एनर्जी ज़्यादा है, और ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल की स्पीड ज़्यादा होगी। तो जो मेरा ग्राफ हुआ वो ऑटोमेटिकली कहाँ की ओर शिफ्ट हो गया, हायर वेलोसिटी की ओर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन हमें ये देखने को मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, प्रत्येक ग्राफ में, ग्राफ के अंडर जो एरिया होगा वो सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा, बताओ फटाफट, क्या होगा, सेम रहेगा। क्यों, हर ग्राफ एट टेम्परेचर T1, एट टेम्परेचर T2, एट टेम्परेचर T3 में जो ग्राफ हमने ड्रॉ कर रखे हैं, और हर ग्राफ के अंडर जो एरिया है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि वो क्या है, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थोड़ा चेंज हो रखे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर सेम, गैस सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, सेम है। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो इसका मतलब हर ग्राफ के अंदर का जो एरिया होगा वो भी क्या रहेगा, हमारा सेम रहेगा। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो दिस इज ऑल अबाउट मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया, तो किस तरीके से मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो ये हमको किससे सीखने को मिल रहा है, इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से देखने को मिल रहा है। और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कुछ याद रहे ना रहे, ए और बी की वैल्यू याद रहनी चाहिए, और जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो याद रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो सिर्फ यहाँ पर काम खत्म नहीं हुआ। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं कि किसी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होगी, यानी वो वेलोसिटी जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल मूव कर रहे हैं वो वाली वेलोसिटी कौन सी होगी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कौन सी होगी, या फिर एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। अब इसको हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में निकाल सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ एनर्जी में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, ये भी हम निकाल सकते हैं। ये सब कहाँ से देखने को मिल रहा है मेरे को, इस मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस लेक्चर को रोक रहे हैं। तो आने वाले लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे हम कि आरएमएस वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होगी, और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करेंगे मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, अभी तक वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि इस रेंज में इतने नंबर ऑफ, इस वेलोसिटी रेंज में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। अब अगला क्वेश्चन क्या होगा कि इस एनर्जी रेंज में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, वो भी कहां से मिलेगा, इसकी हेल्प से मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ पर विदा लेते हैं। आई होप लेक्चर समझ में आया होगा। देखो इसका हम प्रूफ में कराऊंगा, लेकिन अभी नहीं करा रहा हूँ, बाद में कराऊंगा। पहले इससे रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, फिर लास्ट में हम प्रूफ करा देंगे। ठीक, वैसे प्रूफ की जरूरत है नहीं, वैसे प्रूफ किसको चाहिए, किसको चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। 6 पेज का प्रूफ है यार, कौन करेगा उतना लंबा प्रूफ। ठीक है, याद कर लो ना, अगर तुमको याद करने में आपका कम से कम 20 से 25 मिनट बच रहे हैं तो क्या हर्ज है, इससे चीज़ें क्या हो सकती है, कुछ भी नहीं हो सकती। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, बहुत मेहनत लगती है इस तरीके से कंटेंट बनाने में, चुन के लाने में, अलग अलग बुक से पढ़ के लाने में, तो थोड़ा सा होना चाहिए ना। करो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, फैलाओ इसको, लोगों तक पहुंचाओ कि भैया इस टाइप का कंटेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।